दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है। ऐसे ही इमोशनल कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए सुनते हैं पूरी कहानी। रतनगिरी नगर में वीर प्रताप नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजान का पुत्र श्याम सुंदर काफी सुंदर और बुद्धिमान था। एक दिन राजमहल में एक सौदागर व्यापार करने आया। उस सौदागर ने श्याम सुंदर को एक लड़की की तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर को देखकर राजकुमार काफी खुश हुआ। पहली ही नजर में राजकुमार को वह लड़की भा गई। राजकुमार को ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे वह उसे बरसों से जानता है। राजकुमार का दिल तेजी से धड़कन लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसे इस तस्वीर में अंकित लड़की से प्यार हो गया है। राजकुमार ने अधीर होकर सौदागर से पूछा, यह किसकी तस्वीर है? महानुभाव, जिसकी सुंदरता के उजाले ने मेरी आंखों में चकाचौंध पैदा कर दी है। इसे देखकर तो मेरे हृदय में प्रेम की ज्वाला भड़क उठी है। अगर इसकी तस्वीर इतनी मनमोहक है तो वह स्वयं चंद्रमा की चांदनी से कम न होगी। सौदागर राजकुमार की आंखों में चमक देखकर खुश हुआ। यह सुनकर वह सौदागर बोला, हे राजकुमार, इस स्त्री के समान सुंदर स्त्री 7 द्वीपों में भी नहीं मिलेगी। इसके सामने चंद्रमा भी शर्माता है। इसके नैन कटोरे देखकर मृग भी घबराकर भाग जाते हैं। इसकी मदमाती चाल को देखकर नागिन को अपनी चाल बेहद व्यर्थ मालूम होती है और इसके कपोलों की लालिमा से फूलों को भी शर्माना पड़ता है। राजकुमार, 7 समंदर पार कंचनपुरे शहर है, जहाँ के राजा इंद्रमन है। यह उन्हीं की पुत्री है। सौदागर की यह बात सुनकर राजकुमार ने उस सौदागर को इनाम देकर वहां से विदा किया। वह मन में विचार करने लगा कि जब तक यह स्त्री नहीं मिल जाती तब तक जीवित रहना व्यर्थ है। इस स्त्री को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर राजकुमार ने अपने शाही कपड़े उतारकर फेंक दिए और साधुओं का रूप धारण करके जंगल की ओर चल दिया। जब राजा को यह पता चला कि राजकुमार शाही ठाट-बाट छोड़कर जंगल में भटकने के लिए जा रहा है, तो वह सोचने लगे कि आखिर राजकुमार पर ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी है जो वह राजमहल के सुख त्याग कर वनवास लेना चाहता है। वह तुरंत अपने बेटे के पास पहुंचे और बोले, बेटे, ऐसी क्या विपत्ति आ गई जो तुम राजमहल छोड़कर जंगल की खाक छानने के लिए जाना चाहते हो? अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, मेरा मन एक सुंदर स्त्री की चाह में भटक रहा है। मैं उसी को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। राजकुमार श्याम सुंदर माता पिता के काफी प्रयास करने पर भी नहीं रुका और जैसे ही राजमहल से जाने लगा तो उसकी पत्नी उसके पैरों में गिरकर रो पड़ी। लेकिन राजकुमार का कठोर दिल अपनी पत्नी के आंसुओं से भी नहीं पिघला और वह जंगल की ओर चला गया। मैना बोली, देख तोते, श्याम सुंदर के समान कोई बेवफा नहीं होगा। उसकी प्रिय पत्नी किस प्रकार विलाप कर रही थी, लेकिन निर्दयी श्याम को उस पर तनिक भी दया नहीं आई। मैना ने कहा। अब सुंदर की बात सुन काफी दिन यात्रा करने के पश्चात राजकुमार श्याम सुंदर कंचनपुर जा पहुंचा और राजकुमारी के महल के सामने आसन जमाकर बैठ गया। संयोगवश एक दिन राजकुमारी जब महल की खिड़की में खड़ी थी तो उसकी दृष्टि उस जोगी बने श्याम सुंदर पर पड़ी। ठीक उसी समय राजकुमार ने भी उधर देखा। जब उन दोनों के नैन मिले तो राजकुमारी को भी राजकुमार अच्छा लगा और वह उस पर मोहित हो गई। और रानी चंद्रकिरण उससे कहने लगी, हे योगी, तुम कौन हो और कहाँ से आए? देखने में तुम मुझे अच्छे लगते हो,
चंद्रकिरण की बात सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, राजकुमारी, मुझे तुम्हारी सुंदरता यहाँ खींच लाई है। मैं अपना रांजमहल, माता पिता और अपनी पत्नी को छोड़कर तुम्हारे पहलू में आया हूँ। तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिलता है। यह सुनकर चंद्रकिरण ने कहा, योगी तू भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं डरती हूँ कहीं महाराज तुझे कैद खाने में न डाल दें। चंद्रकिरण की बात सुनकर श्याम सुंदर ने उत्तर दिया, जो होगा देखा जाएगा। अपने दिल की रानी के लिए मैं हर कष्ट सहने के लिए तैयार हूँ। श्याम सुंदर की बात सुनकर चंद्रकिरण बोली, है जोगी, मेरे प्रेम में तेरे प्राणों का भी खतरा है, क्योंकि जो भी मुझसे प्रेम करता है मेरे पिता उसको कैद कर लेते हैं। एक व्यक्ति तो अब भी उनकी कैद में पड़ा सड़ रहा है। इसलिए उचित यही है कि तू अपने देश को वापस चला जा। प्रेम में अपने प्राण मत गवा। यह सुनकर श्याम सुंदर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता राजकुमारी। अगर मेरे प्रति तुम्हारे दिल में जरा भी जगह है तो मुझे अपने पहलू में आने की इजाजत दे दो। राजकुमार श्याम सुंदर की बात सुनकर चंद्रकिरण ने अपने महल से कमंद नीचे डाली और श्याम सुंदर उसके द्वारा महल में प्रवेश कर गया और अपने भाग्य को सराहने लगा। चंद्रकिरण उसके गले में बाहें डालकर कहने लगी, मैं तुझे दिलो जान से चाहने लगी हूँ। तूने मेरे लिए अपना घर-बार और वतन छोड़ा है। मेरे करीब आ प्रियतम, मैं तुझे जी भरकर प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन अपने पिताजी से भयभीत हूँ, कहीं वह तुझे भी कैद में न डाल दे। मैना बोली, है तोते। इस तरह दोनों को ऐशोआराम करते करते बहुत दिन बीत गए। फिर एक बार की बात है कि रात के अंतिम पहर में श्याम सुंदर जब कमंद के द्वारा नीचे उतर रहा था, उसी समय एक कोतवाल वहां आ गया। वह श्याम सुंदर को चोर समझकर कहने लगा, तू कौन है जो चोरों की तरह महल से निकल रहा है? अवश्य ही तू चोर है। मैं चोर नहीं हूँ, एक शरीफ इंसान हूँ। मुझ गरीब पर रहम करो। श्याम सुंदर कोतवाल से क्षमायाचना करने लगा। श्याम सुंदर के क्षमा मांगने से भी कोतवाल प्रभावित न हुआ और सिपाहियों को उसे गिरफ्तार करने की आज्ञा दे दी और बोला, यह बहुत बड़ा बदमाश है, इसने सारी प्रजा को परेशान कर रखा है। यह कहकर कोतवाल उसको लेकर कोतवाली चला गया। अगली सुबह दरबार में ले जाकर सारा हाल राजा के सामने कह सुनाया, महाराज, यह बहुत बड़ा चोर है। रात के समय यह महल में चोरी करने गया था। जब यह उतरकर जा रहा था तो मैंने इसे पकड़ लिया था। राजा को यह सुनकर वहां क्रोध आया गया और उसने श्याम सुंदर को सख्त सजा का हुक्म दिया। सिपाही उसे लेकर चले गए। जब यह बात चंद्रकिरण को पता चली कि उसके प्रेमी को राजा ने कैद कर लिया है और सख्त सजा की आज्ञा दी है, तो वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वह विलाप करने लगी और कहने लगी, मेरे प्रेमी को किस अपराध की सजा दी है महाराज ने? अगर मेरे प्रिय श्याम सुंदर को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रह सकूंगी। जिस प्रकार मेरे पिता ने मेरा दिल दुखाया है, उसी प्रकार बेटी के विरोह में उन्हें भी दारुण दुख मिलेगा। कहने के साथ साथ वह फूट फूट कर रोती भी जा रही थी। उसकी सखियां उसे धीरज बंधाने का प्रयास करने लगी। इस पर राजकुमारी चंद्रकिरण ने कहा, है सखी, मैं किस प्रकार धीरज धरूं? मुझे पिया के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैना बोली, है तोते। इस प्रकार चंद्रकिरण हर समय राजकुमार श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल होकर रोती रहती। अब मैं यहाँ का किस्सा समाप्त करके राजकुमार श्याम सुंदर की पहली पत्नी का हाल कहती हूँ। अगली कहानी भाग 2 में देखिए। धन्यवाद।